हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम पिछले एक वीक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की न्यूज़ थी उनको आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ एंड पहला टॉपिक हमारा रहेगा पीएमआई के रिगार्डिंग, यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के रिगार्डिंग। दरअसल में अभी हमारे पास जो डेटा आया है उसके हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम जून महीने का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बात करें ना, तो ये नंबर हमें 58.3 देखने को मिल रहा है। पिछले महीने मई के महीने के अंदर ये हमारा नंबर था 57.5, यानी कि यहाँ पर हमें एक इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा समझेंगे आखिर ये हुआ क्यों है, पर उससे पहले पहले आप ना परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को समझिए। देखो, जो पीएमआई डेटा है ना, वो हमें हमें दरअसल में किसी जगह के ऊपर बिजनेस एक्टिविटी कैसी हो रही है इसको दर्शाता है। इसको कंपाइल किया जाता है S&P ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड पुअर के बारे में आप जानते होंगे, उसके द्वारा यहाँ पे कंपाइल किया जाता है। आप इसको IHS मार्केट भी अगर कहीं पे लिखा हो ना, तो वो भी बात ठीक ही है। दरअसल में वो एंटिटी सिमिलर ही है, तो S&P ग्लोबल कह लो या IHS मार्केट कह लो, द आंसर विल बी करेक्ट। इनके द्वारा यहाँ पे इस डेटा को कंपाइल किया जाता है। अब आपकी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है उनसे यहाँ पे सर्वे लिया जाता है। सर्वे किस चीज़ का? देखो, यहाँ पर ना इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि रोजगार कैसा है, क्या नए ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इन्वेंट्री में कितना सामान बचा हुआ है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी सप्लाई डिलीवरीज हो रही हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। अब जिनसे ये सवाल पूछा जाएगा आपके बिजनेस लीडर से, उनसे इन सवालों में पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पर हमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है पिछले महीनों के कंपैरिजन में, या फिर जैसा पहले था सिचुएशन वैसी ही है, या फिर हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कुछ केसेस में यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर डिटोरिएशन भी देखने को मिल जाएगी। अब होता क्या है ना, अब यहाँ पर ये नोटिस किया जाता है कि जो भी इन्होंने सवाल दिए उनमें से कितने प्रतिशत क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें इंप्रूवमेंट हुआ, कितने प्रतिशत क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कोई बदलाव नहीं आया, कितने प्रतिशत सवाल ऐसे थे जिनमें एक नेगेटिव चीज हमें देखने को मिलती है। उसके हिसाब से ना P1, P2, P3 की वैल्यू आ जाती है। P1 मतलब जहां पर इंप्रूवमेंट है उतने परसेंटेज सवाल, P2 का मतलब जहां पर कोई बदलाव नहीं आया उतने प्रतिशत सवाल, एंड उसी तरह से जहां पर हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है वो कितने प्रतिशत सवाल थे। मान लो आपके टोटल 100% क्वेश्चन जैसे हैं, अब इसमें से मान लो 40% में इंप्रूवमेंट आया, 40% मान लो नो चेंज आया, और 20% में मान लो आपका नेगेटिव चीज आती है, तो उस केस में आपका जो जवाब बनेगा 40 + 20 वो बन जाएगा आपका 60। तो इस तरह से आपका PMI फिर 60 आ जाएगा, जैसा कि अभी जून के महीने में 58.3 देखने को मिला भी है। तो अगर हम इस तरह से ना पिछले महीनों से बेटर कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या ये बात आपको समझ आई कि पीएमआई हमें किस तरह से देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी निकलता है एंड सर्विस के लिए भी निकलता है। तो दो तरह के आपको पीएमआई देखने को मिल जाएंगे। फिर इनको कंबाइन करके भी आप कॉम्बाइंड पीएमआई भी निकालते हो, पर दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो एक तरह का इकोनॉमिक इंडिकेटर हो गया जो कि मंथली सर्विस किए जाते हैं डिफरेंट कंपनीज के, उसके बेसिस के ऊपर डिराइव किया जाता है। तो आपके इनपुट स्टेज के ऊपर या परचेजिंग स्टेज के ऊपर क्या एक्टिविटी है उसको मेजर करता है। क्योंकि आप नोटिस करो ना, यहां पर बात आ गई किसी मैनेजर की, राइट। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी को यहां पर कैप्चर नहीं किया जाता। 50 से ज्यादा होता है तो एक्सपेंशन, और अगर नंबर आता है आपका 50 से कम तो यहाँ पे कंट्रैक्शन को शो करता है। तो डेफिनेटली इससे हमें एक आइडिया मिलता रहता है कि क्या चीज चल रही है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर इंडिया में ये जो नंबर आया है 58.3, क्या ये बढ़िया है? आंसर इज यस। सर इसका कारण क्या रहा? कारण देखो, ये देखने को मिला कि पिछले कुछ समय के अंदर ना जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं अपने आप में वो एक इंक्रीज कर रहे हैं। एंड इसका कारण पता क्या है? डोमेस्टिक जो डिमांड है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हो रही है। डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज होने की वजह से हम नोटिस कर रहे हैं कि नए ऑर्डर्स खूब आ रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इंडिया की या इवन अदरवाइज अगर आप नोटिस करोगे ना, तो काफी सारे कंट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पुश है। एंड हमारी सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के अंदर काफी ज्यादा कोशिश कर रही है। तो काफी सारी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर एक चीज मैंने और आपके साथ डिस्कस करी थी, वो थी जॉब्स के बारे में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट के बारे में। तो ऐसा देखा जा रहा है कि नई नई जॉब्स भी यहाँ पे क्रिएट होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जिस वजह से पीएमआई का डेटा हमें बढ़िया होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं।
आई होप आपको स्टैटिक पोर्शन जो पीएमआई का है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, वो भी समझ आ गया होगा, एंड कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होते हैं एंड क्या कारणों की वजह से पीएमआई हमें पिछले महीने इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। दोस्तों नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमें डिस्कस करना है इंडिया एंड यूके के एफटीए के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। पहले एक काम करता हूं, मैं आपको ना सारे टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर देता हूं, फिर इंडिया यूके में ये क्या मुद्दा है उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने ना ऐसी कुछ टर्म सुनी होंगी जैसे पीटीए, एफटीए, सेसा, ये सब चीजें। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जैसे मान लीजिए दो कंट्रीज है ना, अब दो कंट्रीज को लगता है यार एक काम करते हैं, आपस में रिश्ते थोड़े बेहतर करते हैं। तो डेफिनेटली जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक सेंस की, तो इकोनॉमी के अंदर अगर इनको रिश्ते बेहतर करने हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लो कोई सामान इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है, यानी कि कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, तो उस समय जो भी टैरिफ्स या जो भी ड्यूटीज वगैरह लगती है ना, अगर वो कम से कम होंगी या जीरो हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज में आपस में ट्रेड बढ़िया हो पाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे केस में ना जो कंट्रीज हैं आपस में कुछ ना कुछ आपस में कनेक्शन करने की कोशिश करती हैं। वन ऑफ द बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो चीज होती है उसको हम पीटीए बोलते हैं। पीटीए होता है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पर ना बहुत ही बेसिक लेवल पे चीजें होती हैं। अक्सर ऐसा किया जाता है कि एक लिस्ट बना ली जाती है, मान लो 100 आइटम की लिस्ट बन गई, उस लिस्ट में जितने भी आइटम होंगे ना, उनके लिए हम यहाँ पर ड्यूटीज या जो बैरियर होंगे उनको कम कर देंगे। इनके अलावा सर जो बच जाएंगे उनके लिए कुछ नहीं होगा। समझ गए? तो बहुत ही बेसिक लेवल का ये होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है उसको हम एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोल देते हैं। एफटीए के अंदर जनरली पता क्या होता है? एफटीए के अंदर जनरली क्या होता है, एक नेगेटिव लिस्ट बनती है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब हम बोलेंगे कि यार ये 10 आइटम्स के ऊपर ना हम कोई ड्यूटी कम नहीं कर रहे, इसके अलावा जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सब के ऊपर कम कर देंगे। तो यानी कि ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में ना पीटीए यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से काफी ज्यादा इंक्रीज लेवल का आपका हो जाता है। पर क्योंकि ये देखो कंट्री स्पेसिफिक होता है तो डेफिनेटली कुछ बदलाव हो सकते हैं कंट्री टू कंट्री, बट एक बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से इसके अगले लेवल के ऊपर आपको सेसा या सेपा देखने को मिल जाता है। अब होता क्या है? सेसा का अर्थ होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये गुड्स के ऊपर डील करता है कि यानी कि गुड्स में हम यहाँ पे जब कहीं ना कहीं आपके टैरिफ्स को काफी हद तक कम कर देते हैं। एंड जब मैं बात करता हूँ गुड्स के साथ ही साथ आप सर्विसेज एंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर हम आसान कर देते हैं ना, तो वो चीज सेपा के अंदर आ जाती है। तो यानी कि सेपा जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसके अंदर जो आपस में कोलैबोरेशन होता है वो और भी बढ़िया हो जाता है। ठीक है, फिर अगर इससे भी ऊपर आपको जाना हो तो हमें कस्टम यूनियन देखने को मिल जाता है। कस्टम यूनियन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर ना जैसे आप नोटिस करो, यहां पर ना आपका एक कस्टम यूनियन फॉर्म हो रखा है जिसका नाम है साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। इस साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन के अंदर ना आपके 3 देश देखने को मिलते हैं, एक है नमीबिया, एक बोत्सवाना और एक साउथ अफ्रीका। ठीक है, पर सर इसका अर्थ क्या होता है कस्टम यूनियन का? कस्टम यूनियन का अर्थ बहुत सिंपल सा है। मान लो अगर इस कस्टम यूनियन से कोई सामान इंडिया में आना है या इंडिया से कोई सामान यहां जाना है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ना सेम टैरिफ लगेगा। मतलब अगर मान लो साउथ अफ्रीका से इंडिया सामान जा रहा है या बोत्सवाना से जा रहा है या नमीबिया से जा रहा है, हमें बिल्कुल सेम ही फील होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कहां से सामान आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? तो ये इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक यूनियन बना लिया। इन तीनों कंट्री से कोई भी सामान अगर इंडिया में जाएगा तो वो सेम रेट के ऊपर जाएगा, और इंडिया से कोई सामान इनमें से किसी भी कंट्री में जाएगा तो भी सेम रेट सेम ड्यूटी ही उसके ऊपर लगेंगी। तो यहां पर आपस में इन्होंने पता क्या कर दिया? इन्होंने एक तो कर दिया कॉमन टैरिफ। क्या कर दिया? कॉमन टैरिफ। यानी कि एक्सटर्नल कंट्री किसी के साथ भी ये ट्रेड करेंगे तो सेम टैरिफ लगाएंगे उसके ऊपर। प्लस एट द सेम टाइम अगर मान लो कोई सामान नमीबिया से बोत्सवाना जाना हो या बोत्सवाना साउथ अफ्रीका या साउथ अफ्रीका से नमीबिया, तो आपस में जब ये करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे? आपस में जब ये ट्रेड करेंगे तो जीरो ड्यूटी लगेगी एंड बाकी एक्सटर्नल पार्टी के साथ कहीं ना कहीं कॉमन टैरिफ लगेगा। इसको बोलते हैं हम कस्टम यूनियन या सीयू। ठीक है सर, इसके ऊपर भी ज्यादा अच्छे से और भी कोलैबोरेशन हो सकती है कंट्रीज के बीच में। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर आ जाता है हमारा कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट के अंदर पता क्या होता है? कॉमन मार्केट के अंदर कस्टम यूनियन तो होता ही होता है, उसके अलावा ना एक जगह से दूसरी जगह लेबर का मूवमेंट प्लस आपके कैपिटल का जो मूवमेंट है वो काफी आसान हो जाता है। अब आप पूछेंगे सर कैसे आसान हो जाता है? आप लोगों ने क्या शेंजन वीजा के बारे में सुना है? शेंजन वीजा से पता क्या होता है? आप ना जो यूरोजोन वाला एरिया है वहां पर आप बड़े आराम से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हो।
ऐसा नहीं होता कि आपको अलग अलग पासपोर्ट्स वगैरह या करने पड़ते हैं, मतलब पासपोर्ट तो चलो नहीं, आपका ये जो अलग अलग वीजास लेने पड़ते हैं, नहीं। आप बस शेंजन वीजा के माध्यम से आराम से जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हो, यूरोजोन में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। तो आप नोटिस कर रहे हो, कस्टम यूनियन तो था ही था, प्लस लेबर की मूवमेंट बहुत आसान होगी एंड आपकी कैपिटल की मूवमेंट और आसान होगी। अब इसके भी ऊपर अब जाना है, आपको कोलेबोरेशन करना है देशों को, तो वहां पर इकोनॉमिक यूनियन आ जाता है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यूरोपियन यूनियन की बात करूं, अब ईयू के अंदर आप नोटिस कर रहे हो, ज्यादातर कंट्रीज जो है ना, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी सिमिलर रहती है, फिस्कल पॉलिसी भी साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं, सिमिलर करेंसी आपकी यूरो देखने को मिल जाएगी, एंड इंटरेस्ट रेट के अंदर बदलाव भी आपको सिमिलर रेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो जब इतने हाई लेवल की कोलैबोरेशन हो जाती है, इसको हम यहाँ पे कॉमन मार्केट बोल देते हैं। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मैं बात पता क्या कर रहा हूँ, इंडिया एंड यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। दरअसल में ना 2 साल से भी ज्यादा हो गया है कि इंडिया और यूके कोशिश कर रहे हैं आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की। अब दरअसल में आप ना जानते हो कि यूके में सरकार किसकी थी? कंजर्वेटिव्स की सरकार थी। 14 साल से यहाँ पे सरकार में, मतलब ये पार्टी सत्ता में थी। पर अब यहाँ पर ना कंजर्वेटिव हार गए हैं, यानी कि जो ऋषि सुनाक वाली पार्टी है वो यहाँ पे हार चुकी है। एंड यहाँ पर हमें नोटिस करने को मिल रहा है कि जो वहाँ की लेबर पार्टी है ना, वो यहाँ पर जीत चुकी है। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है कि यार ये तो नई पार्टी जीत चुकी है, अब क्या ये भारत के साथ एफटीए करना चाहेगी, या जो बातचीत चल रही थी कहीं वो टूट तो नहीं जाएगी? देखो दरअसल में होता पता क्या था, लेबर पार्टी के जो पहले, मतलब इससे पहले जो आपके लीडर हुआ करते थे, उनका नाम था जेरेमी कॉर्बन। अब ये ना काफी एंटी इंडिया थे, बल्कि इन्होंने ये भी बोला था कि कश्मीर के अंदर तो क्या होना चाहिए, कश्मीर के अंदर दूसरे कंट्रीज का दखल अंदाजी की यहाँ पे बात किया करते थे। भारत तो हमेशा यही बोलता है ना, कश्मीर यहाँ पे क्या है, एक बायलैटरल मुद्दा है, ठीक है ना, यहाँ पे हम तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं सहेंगे। पर यहाँ पे जो लेबर पार्टी के पहले जो हुआ करते थे ना लीडर, उन्होंने यहाँ पे वो इंडिया के स्टैंड को लेके सही नहीं मानते थे। पर अब ये लीडर नहीं है। आज के समय लेबर पार्टी के जो लीडर हैं, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कीर स्टामर, अब यहाँ पर इन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया, यानी कि अब ये इंडिया के साथ ही है। बल्कि इन्होंने यहाँ पे बोला भी था कि बिल्कुल यूके यहाँ पे कोशिश करेगा इंडिया के साथ जल्दी से जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन करने का, ताकि यहाँ पर ना आपस में मिलकर सारी चीजें ठीक करी जा पाए। तो क्या सर बस इंडिया के साथ एफटीए बढ़िया से हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इमिग्रेशन का एक मुद्दा है जो काफी मेजर कॉन्टेक्स्ट में देखना जाना चाहिए। क्योंकि देखो भारत से बहुत सारे लोग, अगर आप नोटिस करो, हर साल यूके जाते हैं। अब इस चीज के ऊपर सहमति बन पाएगी इमिग्रेशन के रिगार्डिंग या नहीं बन पाएगी, ये एक बड़ा कंसर्न होने वाला है। प्लस एट द सेम टाइम क्लाइमेट के ऊपर यहाँ पे नेगोशिएशंस कैसे हो पाएंगी, वो भी एक कंसर्न है। क्योंकि आप नोटिस करो ना, अगर हम नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक मुद्दा होता है जिसको हम जानते हैं कार्बन टैक्स के माध्यम से। मैं दरअसल में ना आप लोगों को एक ना चीज बताता हूँ जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये थोड़ा ईयू के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में आता है, समझना इस बात को। मान लो जैसे यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना, एंड यहाँ पर ना कोई कंपनी कुछ प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, कंपनी ने कोई चीज प्रोडक्शन करी। अब कंपनी जो ईयू वाली है ना, इनका फोकस क्लाइमेट के ऊपर खूब होता है, क्योंकि ईयू के लॉस काफी स्ट्रिक्ट है। तो अगर कंपनी का क्लाइमेट के ऊपर काफी कंसर्न है, वो कोशिश कर रही है कि यार जो भी मैं चीज प्रोड्यूस करूं, वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करूं एंड बाकी चीजें यूज करूं, तो इससे क्लाइमेट को फायदा तो होगा, डेफिनेटली क्लाइमेट को फायदा होगा, उतना नुकसान नहीं हुआ, या इधर ऐसा भी कह सकते हो। पर ऐसे केस में कंपनी को पता क्या दिक्कत आती है? कंपनी को ये दिक्कत आती है कि कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि आप नोटिस करो, अगर मान लो कुछ चीज कोयले से बना रहे हो या और किसी चीज से बना रहे हो, जो आपका नॉन रिन्यूएबल है, वो सस्ती बन जाती है। पर अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हो, वो थोड़ा सा अभी कॉस्टली है, तो इसका इफेक्ट क्या आता है, कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है। पर लेट से मान लो अगर कोई सामान इंडिया से जाएगा या किसी और कंट्री से जाएगा, तो वहां पर ऐसा ईयू का कहना है कि वो सामान क्या होगा, सस्ता होगा। क्यों होगा सामान सस्ता? क्योंकि इंडिया ने तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा यूज नहीं करी, ऐसा यहाँ पे ईयू कहता है। या चाइना ने तो ईयू रिन्यूएबल एनर्जी यूज नहीं करी, इन्होंने तो अपने कोल और बाकी चीजों से यहाँ पे सामान बना लिया। तो इंडिया का सामान सस्ता होगा, इंडियन कंपनीज को फायदा होगा। इंडियन कंपनीज को फायदा मतलब यूरोपियन कंपनीज को नुकसान। तो यहाँ पर ना इस चीज को टैकल करने के लिए ईयू कोशिश कर रहा है सीबीएम लगाने की, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अगर यहाँ पर बीच में टैक्स लग जाएगा ना, या टैरिफ लग जाएगा, तो जो सस्ता प्रोडक्ट इंडिया से जा रहा था वो हो जाएगा महंगा, और वो महंगा हो जाएगा तो इन कंपनीज को, यूरोप कंपनीज को फायदा हो जाएगा। पर दिक्कत किसको आ जाएगी? भारतीय कंपनीज को दिक्कत आ जाएगी। तो ये कैसे ईयू के साथ हम नेगोशिएट करते हैं एंड साथ ही साथ हम यूके के साथ इस चीज को कैसे नेगोशिएट करते हैं, ये कहीं ना कहीं मेजर इंपैक्ट डाल सकता है भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डिस्कशन चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं,
एक टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है इसका नाम है फिनफ्लुएंसर्स। देखो आप लोग ना इन्फ्लुएंसर के बारे में तो जानते होंगे, कई बार आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर या और यूट्यूबर्स को फॉलो करते होंगे, है ना। वो अपनी कुछ कुछ आपके साथ चीजें शेयर करते हैं, कभी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, कुछ फोटोज वगैरह डालते हैं अपनी, ऑल दोज थिंग्स। चलो ये बात तो अलग हुई, पर अगर ऐसा ही कोई चीज फाइनेंस के रिगार्डिंग करे तो उनको हम बोल देते हैं फिनफ्लुएंसर। कई बार ना आप लोगों ने भी डाला देखा होगा ये चीज कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर या कहीं पर ऐसा ना आपको साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर कर देते हैं कि आज तो मैंने शेयर मार्केट से इतना कमा लिया, आज तो मैंने इसके माध्यम से एक ही दिन में 50,000 कमा लिए, 1 लाख कमा लिए, ऑल दोज थिंग्स। एंड वो कहीं ना आपके साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइस शेयर करने की कोशिश करते हैं, एंड आपको फिर बोलते हैं कि आप ये खरीद लो तो आपको इस तरह से हम लखपति बना देंगे, करोड़पति बना देंगे। देखो कुछ तो इसमें से होते हैं जो कहीं ना कहीं काफी एक्चुअल में उनको फाइनेंशियल जानकारी बहुत बढ़िया होती है, पर कुछ लोग इसमें आजकल ऐसे लोग भी आने लग गए हैं जिनको जानकारी कुछ नहीं होती, पर कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश होती है। जैसे पिछले बार भी सेबी ने यहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन लिया था, एक जो बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं उनके ऊपर, राइट। तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर ना सेबी, उसने बोला है कि हमने यहाँ पे नॉर्म्स को अप्रूव कर दिया है ताकि ये जो अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है ना, जिनको हम फिनफ्लुएंसर के नाम से जानते हैं, इनको यहाँ पे रेगुलेट किया जा पाए। तो होते क्या है फिनफ्लुएंसर? वो लोग जिनकी पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको एडवाइस देते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, यहाँ पे बजटिंग, इन्वेस्टिंग, प्रॉपर्टी बाइंग, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, फाइनेंशियल ट्रेंड ट्रैकिंग, इन सब की जानकारी यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। कुछ के पास तो जानकारी होती है, वो सही एडवाइस भी देते हैं, पर कुछ के पास बस आपको लालच देकर आपका पैसा लूटने की कोशिश करते हैं, एंड ये स्कैम से आपको भी बचना चाहिए। अब इतने ज्यादा सिर्फ इन्फ्लुएंसर आ क्यों रहे हैं, या फिर अगर हम नोटिस करें इतने सारे इश्यूज भी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप नोटिस करो ना, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से बहुत सारे इन्वेस्टर्स बढ़ चुके हैं। अगर मैं आज के एरिया की बात करूं ना, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे आज के समय इंडिया में 15 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं। अगर आप इसको कंपैरिजन करो आज से 5 साल पहले, तो लगभग ये 3.5 करोड़ के आसपास था। तो यानी कि 4 से 5 गुना ये नंबर इंक्रीज हो चुका है। प्लस एट द सेम टाइम लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं। अगर डेटा की बात करें तो सिर्फ 27% लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी है, पर इन्वेस्टिंग इतने ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब ऐसे केस में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को इन्फ्लुएंसर फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो सही तरीके से कर रहे हैं, कुछ सिर्फ अपना आपका बेवकूफ बनाकर अपना पैसा बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे केस में यहाँ पे सेबी को लगा कि नहीं यार, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हमें इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड इस वजह से यहाँ पर सेबी ने बोल दिया है कि जो फिनफ्लुएंसर्स होंगे ना, हम उनको प्रॉपरली रेगुलेट कर रहे हैं। जो अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनके लिए नॉर्म्स भी यहाँ पे अप्रूव कर दिए गए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे। दोस्तों पिछले वीक ना मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप के ऊपर। पहला मैंने आपको डिजिटल रुपी के बारे में पूछा था। देखो जब हम बात करते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, तो आप जानते होंगे कि ये ना सेंट्रल बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाता है, बेसिकली भारत के केस में आरबीआई के द्वारा, जो भी आपका सेंट्रल बैंक होता है। और ये क्या है? ये एक तरह का लीगल टेंडर है। और जब आरबीआई ने ये चीज लॉन्च करी, तो मुझे बताओ आरबीआई का ये एसेट हुआ या लाइबिलिटी हुआ? आंसर इज वेरी सिंपल, आरबीआई की ये लाइबिलिटी हुई। बिल्कुल, क्योंकि आरबीआई ने इसको इशू किया है ना, तो जो सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट होगा उसके ऊपर लाइबिलिटी की तरह एक्ट करेगा। सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जैसे बाकी आपकी करेंसी होती हैं, बिल्कुल सेम तरह से इसको लॉन्च किया जाता है, बस फर्क ये होता है कि ये सारी डिजिटल चीज होती है। तो अगर हम बात करें क्या ये सॉवरेन करेंसी है? हाँ बिल्कुल, सेंट्रल बैंक ने इशू किया है, जैसा मॉनेटरी पॉलिसी होगा उसके अलाइनमेंट के अंदर ही। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चौथे स्टेटमेंट की बात करें, ये जो कह रहा है कि ये फ्रीली कन्वर्टेबल होती है अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी, बिल्कुल ठीक बात है। जब मैंने बोल ही दिया ये सॉवरेन करेंसी है, इसका मतलब यही है ना कि ये लीगल टेंडर हुआ, इसको मीडियम ऑफ पेमेंट की तरह एक्सेप्ट किया ही जाना चाहिए, एंड इसलिए फ्रीली कन्वर्टेबल भी हो जाती है। तो चौथा भी ठीक है। पर अगर मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट नंबर 3 की, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सीबीडीसी आपकी आपकी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर्ड नहीं होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों करेक्ट थे, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 4 यहाँ पे आंसर बन जाएगा। दूसरा आपको होमवर्क दिया था मैंने टीएफआर के बारे में। देखो टोटल फर्टिलिटी रेट तो बहुत ही आसान चीज होती है कि एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स एक वुमेन कितने को देती है बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेरिंग एज। जैसे आप लोगों ने रिप्लेसमेंट रेट के बारे में जाना होगा ना, वो क्या होता है 2.1। इसका अर्थ क्या होता है रिप्लेसमेंट रेट का? कि अगर हमें अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल रखना है, तो किस नंबर के ऊपर जाके वो स्टेबल हो पाएगी, ताकि पॉपुलेशन ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, वो स्टेबल रह रही है, तो वो तो 2.1 होती है। इस तरह से होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। ये होता है कि एक महिला ऑन एन एवरेज
कितने बच्चों को जन्म दे रही है बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज, इसी को टीएफआर बोला जाता है। बहुत बार ये चीज करंट अफेयर्स में न्यूज में रहती है, तो आपको इसका आंसर भी डेफिनेटली पता होना चाहिए। दोस्तों आज का होमवर्क एक तो आपको स्टेरिलाइजेशन के बारे में दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक होगा। एंड दूसरा आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू आपका जो इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो इन्फ्लेशन है और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कितने ठीक है, कौन सा गलत है। दोस्तों ये रही आज की डिस्कशन। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। वहां पर मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा ताकि आप वहां से अच्छे से चीज़ों को रिवाइज भी कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।